नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 69th बीपीएससी का कल फाइनल रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 361 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके साथ मेरी सहानुभूति है। आप 70 का तैयारी कीजिए, 70 दीजिए, 71 दीजिए, जो आपको सुविधाजनक लगे उसको दीजिए। जितने भी बच्चों का हुआ है, मैंने जिनको पढ़ाया है, मेंस आंसर राइटिंग करवाया है, उसमें से 7 बच्चों ने दिया था इंटरव्यू। 7 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, 2 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना, जिनको मैंने करीब से जानता हूँ या देखता हूँ, उन सब में एक कॉमन चीज़ होती है। किसी का भी आप ले लीजिए, एक सभी में कॉमन चीज़ होता है कि कंसिस्टेंसी होती है। गिव अप नहीं करने का जो एटीट्यूड होता है ना, कि छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे लगातार, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक। यही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवाता है और कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो यही है, कंसिस्टेंसी। अगर वो चीज़ आपके अंदर है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअल हैं, लगातार पढ़ते रहेंगे, रिजल्ट आएंगे, नहीं होगा, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता है। एक बार जब हो जाता है तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर एक जगह पर टिके रहें और पढ़ें लगातार। लगातार पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर से देना, नहीं हो रहा है, फिर से देना। अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो यही प्रोसेस ही होता है। टाइम लगता है कई बार। बहुत सारे अच्छे शानदार स्टूडेंट थे, जिन 5 लोगों का नहीं हुआ, 7 में से शानदार स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छा लिखता, अद्भुत लिखते हैं, लेकिन उनका नहीं हुआ। लक भी मैटर करता है, ये चीज़ है। जो एग्ज़ाम देते हैं वही आपको केवल बता सकते हैं कि लक भी मैटर करता है। और क्या मैटर करता है? कंसिस्टेंसी बोल दिया मैंने, लक भी बोल दिया मैंने। एक और सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है सिविल सर्विसेज में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, कोई सा भी सिविल सर्विसेज उठा लेंगे, मैं पीसीएस लेवल की या यूपीएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, वो है उत्तर लेखन। ये जिनका जितना अच्छा है, जो जितना अद्भुत लिखते हैं, उनका चांस होने का, सेलेक्ट होने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। जितना शार्प आप लिखेंगे और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करके जाते हैं, वही केवल ऐसा चीज़ है जो आपको बचा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। प्रीलियम एग्ज़ाम की तैयारी मेंस के थ्रू में होती है। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ गए उस दिन सिलेक्शन होता है आपका। कल भी मैंने पोस्ट किया था मेंस आंसर राइटिंग को लेकर, तो एक बच्चे ने कमेंट किया पहले पीटी को तो तैयारी कर लें। आप करते ही रह जाएंगे क्योंकि प्रोसेस ही गलत है आपका। ऐसे नहीं होता है। पीटी के बाद 2 महीने 3 महीने मेंस के लिए मिलेंगे, उसको आप कहाँ से कर पाएंगे मेंस का? तो ये चीज़ ज़रूरी होता है। समझाते समझाते मैं थक गया बच्चों को, लेकिन नहीं समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहिए। कई सारे बच्चे आंसर राइटिंग से जुड़ते हैं फिर लिखते ही नहीं। कुछ नहीं होने जाना। बिल्कुल शार्प बात करना चाहिए, सच्चाई बात करना चाहिए। रेगुलर रहेंगे, लक साथ देगा और आंसर राइटिंग शार्प होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर राइटिंग का तात्पर्य है कि पढ़ने का शार्प होगा तरीका, तो क्योंकि आंसर राइटिंग करने के लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे तो पीटी भी तैयार होता है। यही प्रोसेस ही है, एक्चुअल प्रोसेस ही यही है कि मेंस की तैयारी खूब अच्छे से करें जिससे पीटी तैयार हो जाए, और पीटी तैयार होगा तो पीटी मेंस सब कुछ निकलता चला जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए निराश मत होइए, पढ़िए। 70 बीपीएससी आपका चांस हो सकता है, उस पीडीएफ में आपका नाम होगा। जो 71 का कर रहे हैं उसमें आपका नाम होगा। एक चीज़ बांध के रख लेना है, लिख के सामने रख लेना है, रेगुलर रहना है। ये प्रोसेस रेगुलर वाले लोगों का है। ये 2020 नहीं है कि पढ़ा फिर गायब हो गए, फिर पढ़ा फिर गायब हो गए, एक एग्ज़ाम पढ़ा फिर दूसरे में लग गए, दूसरा पढ़ा फिर तीसरे में लग गए। नहीं होने जाना है ऐसे में, ठीक है। आई होप आप समझेंगे। अगर आंसर राइटिंग वगैरह से जुड़ना हो तो बताइएगा। बहुत दिनों से चल रहा है अपना 71 को। 70 का पीटी के बाद आएगा, अभी नहीं है। 70 के लिए तो अभी 15 दिन पीटी का बच्चा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये साइंस एंड टेक होगा। यूपीएससी पीवाई की जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बचा हुआ था, साइंस तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। साइंस एंड टेक आज मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी है, और इसमें कई सारे शब्दावली ऐसे होंगे
जो आपको बिल्कुल नया लगेगा, शब्दावली बिल्कुल ही नया लगेगा, आपको लगेगा कि पहली बार सुन रहे हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक अभी पढ़ने का समय नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाऊँ, लेकिन जहाँ पर समझ में नहीं आए तो उसको याद करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि अभी समझने का समय रहा ही नहीं। 15 दिन ही तो बचा हुआ है, इसे पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। शुरू करते देखिए, पहला सवाल क्या है, डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। डीएनए बार कोडिंग एक तकनीक है जो साइंस एंड टेक में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। डीएनए बार कोडिंग इसको कहा जाता है। क्या है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन ज्ञात करने के लिए आयु का निर्धारण डीएनए बार कोडिंग से नहीं होता है। बार कोडिंग का तात्पर्य होता है कि हम उसको यूनिक पहचान एक दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि डीएनए बार कोड, डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं उनके आधार पर हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नंबरिंग या बार कोडिंग देकर एक अलग करने का एक प्रारूप है ये। बस यही है, बस इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी हो जाएगा। समान दिखने वाली प्रजातियों की भिन्नता जानने के लिए बिल्कुल सही है ये। दूसरा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछनीय प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए यह भी इसका उपयोग हो सकता है। इसका उत्तर 2 और 3 हो जाएगा। परमाणु या ऑर्गेनल जीनोम से लघु डीएनए अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदर्शों की पहचान करने के लिए नए तकनीक को डीएनए बारकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। डीएनए बारकोडिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना। अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा साइंस एंड टेक के, तो उसमें से 9 सवाल जो होंगे वो केवल और केवल एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अप्लाइड साइंस भी जिनको कह दिया जाता है, उसी पर आधारित सवाल होंगे। केवल अनुप्रयोग आपसे पूछा जाए कहाँ पर इसका यूज होता है। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, कृषि कीटों को नियंत्रित करना, रोग वेक्टर की पहचान करना, पानी गुणवत्ता की निगरानी करना, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण, औषधीय पौधों की पहचान करना, इन सभी चीज़ों के लिए डीएनए बार कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है। ओके, लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों की पहचान या एक जैसे दिखने वाले जो प्रजाति होते हैं उनके अलग अलग पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि जैव परत, बायोफिल्म। ये क्या है? जैव परत, बायोफिल्म। फिल्म परत होता है, छोटा सा पतली सी परत। मानव ऊतकों, मानव ह्यूमन टिश्यू के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर भी बन सकती है। जैव परत प्रति जैविक प्रतिरोध दर्श भी कर सकती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारे टिश्यू के ऊपर में भी बायोफिल्म बन सकता है क्या? पतली सी परत बन सकती है क्या? खाना पर भी बन सकता है क्या ये परत? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों चीज़ों पर बन सकता है, ये तीनों पर बन सकता है। और प्रति जैविक प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस भी ये क्रिएट कर सकता है। अपने गुण धर्म के कारण ये रेसिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है। ये पतली सी परत जो बन जाती है वो रेसिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है। चिकित्सा की भाषा में जैव परत चिकित्सीय अंतरोपों और मानव ऊतक के बीच सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या बोला जाता है इसको? सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में बनते हैं ये। उद्योग में ये उपकरण की सतह को कवर करते हैं। जैव परत अपने इनहैबिटेट को विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति यानी कि बायोसाइड्स और एंटीबायोटिक से बचाते हैं। ये जैव परत हमारे शरीर में ही बन सकता है और कोई भी जैविक पदार्थ होता है उसके ऊपर में पतली सी परत फिल्मनुमा बन सकता है। खाद्य उद्योग के परिवेश में जैव परत का निर्माण तेजी से हो सकता है। जैव परत का निर्माण 3 मुख्य घटकों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। कोई जीवाणु, वहाँ पर सेल है कोई, उसके बीच में अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो फिर जैव परत का निर्माण हो सकता है। कुछ नहीं है, जैसे आप किसी चीज़ पर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और सेल जो है आपस में क्रिया करके एक पतली सी परत का निर्माण कर सकते हैं। इसको आप देख नहीं सकते हैं। और ये पतली सी परत क्या होता है? तो हमारे शरीर में भी बन सकता है और खानों पर भी बन सकता है, भोजनों पर भी बन सकता है। यही इसमें बोला गया है। साइंस एंड टेक है ये बंधुओं, इसमें इसी प्रकार के कठिन सवाल होते हैं। 69 बीपीएससी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। वहाँ पर कई सारे सवाल टीकाकरण से पूछे गए हैं। इस बार हो सकता है कहीं और से पूछा जाए। अगला सवाल है प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है। प्रोजैविकों, इंग्लिश में याद रखिएगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रोबायोटिक्स जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। यीस्ट पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, यीस्ट है ना। प्रोजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वह नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये हमारे फूड पाइप में नहीं पाए जाते हैं क्या? प्रोबायोटिक्स दुग्ध शर्कराओं की पाचन में सहायता करते हैं। क्या ये सही होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला और तीसरा सही है। ये हमारे आहार नाल में भी उपस्थित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर दूसरा गलत दिया हुआ है। 1, 2, 3 अगर इसका आंसर हो जाता, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता तो, लेकिन हमारे आहार नली में भी पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3 यहाँ पर सही है। प्रोबायोटिक जीवित लाभकारी बैक्टीरिया या यीस्ट का एक संयोजन है
जीवित लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ये स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के भीतर रहते हैं। बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता है जो आपको बीमार बनाते हैं। अतः कथन 1 सही है, ऐसा नहीं है, ये लाभदायक होता है। एसिडोफिलस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत्र और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता है। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को लैक्टोज जैसी शर्करा को लैक्टिक एसिड विखंडित करने में मदद करता है। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड बनाने में मदद करता है और लैक्टिक एसिड के कारण से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड के कारण से। तो ये जो प्रोबायोटिक होते हैं ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं और हमारे शरीर की जो आंत होती है और हमारे शरीर का जो फूड पाइप होता है उसमें भी मौजूद होते हैं। ये ऐसे कई मानव आँख में खराब बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और ऐसे कई तरीके हैं जिससे मानव प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकता है। ये कई रूपों में आते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ, पेय, कैप्सूल या गोलियां, पाउडर, तरल पदार्थ शामिल होते हैं। अतः कथन 3 यहाँ पर। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया। पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन से सवाल जो है ये 69 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। आप देखिएगा वहाँ पर टीकाकरण में से 2 सवाल जो पूछे गए हैं, 3 सवाल था, उसमें से एक वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर यह स्टेटमेंट बनाकर 2021 से पूछा गया था और 2023 में 69 बीपीएससी पीटी में भी ये सवाल रिपीट हुआ है। बस सवाल का स्वरूप कुछ और था, कॉन्सेप्ट यही था। हाल के विकास के संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इन वैक्सीन के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी था, बीपीएससी वाले एग्जाम में भी यही था, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही है। पुनः संयोजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक नवीन तकनीक है। इस वैक्सीन की प्रतिकृति में, उनका रेपेलिका में एक पूरी तरह से सक्षम वायरल वेक्टर आधार होता है। इसे इस तरह बनाया जाता है कि जिससे एक विदेशी ट्रांसजीन को एंटीजन में व्यक्त कर सकें। इसको एक वाहक के तौर पर उपयोग किया जाता है जिससे हमारे शरीर में प्रवेश कराकर हमारे शरीर में एंटीजन बनाया जा सके। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन जीवित प्रतिकृति वायरस यानी कि लाइव रिप्लिकेटिंग वायरसेस जो होते हैं, जो उनके प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी, जैसे फोटोकॉपी आप निकालते हैं ना, उसी प्रकार का होता है ना, जिन्हें एक रोग जनक से प्राप्त अतिरिक्त जीन को ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता है। ये अतिरिक्त जीन प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जिनके खिलाफ हम प्रतिरक्षा उत्पन्न करना चाहते हैं। यानी कि ये जो हम शरीर में डालते हैं, इसके साथ एक जीन हम उस बीमारी का डाल देते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कोविड था तो उससे मिलता जुलता हम क्या करते हैं, तो स्ट्रेन डाल देते हैं जिससे हमारे शरीर को पहचान हो जाएगी कोविड नामक कोई बीमारी जब आएगी तो हमें किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है। और शरीर क्या करता है, एंटीजन बना लेता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है उस बीमारी के लिए। जब उस बीमारी का आप पर अटैक होता है तो हमारा शरीर पहले से ही तैयार होता है। इसीलिए बचपन में इतने सारे टीकाकरण होते हैं। तो उस टीकाकरण के माध्यम से क्या होता है कि अब आप जो पूरा जीवन जियोगे उसमें अगर ये सब बीमारी आपके शरीर पर अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, हमारा शरीर पहले से ही तैयार होगा उस चीज़ को झेलने के लिए। ओके। रोगवाहक जीवित जीव हैं जो मनुष्य के बीच या जानवरों से मनुष्य के बीच संक्रामक रोगजनों को प्रसारित कर सकते हैं। अक्सर एक बार जब एक वेक्टर संक्रमक हो जाता है तो अपने शेष जीवन के लिए रोगजनकों को प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित जीवाणु और विषाणु का उपयोग करते हैं और इनके विशिष्ट भाग जिसे प्रोटीन कहा जाता है इसका उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर में क्या हो जाता है, एक एंटीजन का निर्माण हो जाता है। ओके। अगला सवाल है अनुवांशिक रोग, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनके बारे में सवाल है। ये कॉन्सेप्ट किस पर है, तो आपने 3 पेरेंट बेबी पढ़ा है क्या। 3 माँ बाप से मिलकर बने बच्चे, उसमें क्या होता है, 2 माँ बाप जो एक्चुअल में होते हैं पेरेंट वो तो शामिल होते ही हैं, और तीसरे जो होते हैं उनका हम माइटोकॉन्ड्रिया केवल लेते हैं। और इससे बच्चे में क्या होता है, जो अनुवांशिक रोग आने वाला था अपने माता या पिता के माइटोकॉन्ड्रिया से, उसको रिप्लेस कर देते हैं हम, जिससे क्या होता है, स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। ये 3 पेरेंट बेबी है। इसमें हमने क्या किया, एक जेनेटिक बीमारी को हमने रिप्लेस कर दिया। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पूछा गया है 3 पेरेंट बेबी के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया था। देखिए क्या बोला गया, अंडों का अंतःपात यानी कि इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो जो फर्टिलिटी होती है, या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, वही जो शब्द मैंने यूज किया, माइटोकॉन्ड्रिया तो जानते होंगे, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको, इतना ही बस पढ़ा होगा आपने। चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को, पहले ही मैंने बोला,
जो डिजीज आ रहे थे माँ या बाप से उनमें, उनको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। को माता पिता संतान में जाने से रोका जा सकता है। वही तो है, वही तो मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट कर देते हैं। 3 पेरेंट बेबी जो मैंने आपको समझाया भी, ये यही तो है। किसी संतान में सूत्रकनिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। तो बिल्कुल सही है, ये माता से जाने वाला जो रोग होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें एक पुरुष होगा और एक माता होंगी उनकी, जो और तीसरे एक महिला को लेते हैं हम, और इस महिला का हम क्या करते हैं, दोनों इन्हीं दोनों के जीन आएंगे इसमें, जो उसके एक्चुअल माँ बाप हैं, सारे लक्षण कर्म वही आएंगे इसमें। केवल माइटोकॉन्ड्रियल जो रोग आने वाला था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे के माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। सूत्रकनिका प्रतिस्थापन, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, माता के खराब माइटोकॉन्ड्रियल को दाता डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। ये डोनर महिला हो गई, ये माँ बाप हो गए, पेरेंट हो गए एक्चुअल में। ठीक है। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक के द्वारा ओवम और सहयोगी के शुक्राणु के साथ निषेचन के से प्राप्त युग्मज को प्रारंभिक भ्रूणीय विकास आरंभ कराया जाता है, और उसके पश्चात जो उसकी एक्चुअल माता है उसके गर्भ में हम उसको क्या कर देते हैं, तो रोपित कर देते हैं, जिससे स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है, जेनेटिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होता है। इसके माध्यम से विकार युक्त माइटोकॉन्ड्रिया DNA को दुरुस्त किया जाता है। इससे उत्पन्न अन्य बीमारियों को रोका जा सकता है। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। मनुष्य केवल अपनी माता के माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है और माइटोकॉन्ड्रियल DNA एम्प्टी DNA प्राप्त करते हैं। अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही दिया हुआ था। माता का ही DNA प्राप्त होता है बच्चों में, मनुष्यों में। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ये किसके संदर्भ में? तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास के संदर्भ में किया जाता है। बालगार्ड 1 यानी कि BT कपास संबंधी तकनीक है। यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है, जिसे वर्ष 2002 में भारत व्यवसायीकरण के अनुमोदित किया गया था। BT कपास यानी कि भारत में कपास में एक बीमारी लग जाती थी, कोई कीट लग जाता था तो कपास खराब हो जाता था। सबसे सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ, फुल फॉर्म वगैरह पर भी चलेंगे। तो हमने क्या किया, इस कपास के जीन में परिवर्तन कर दिया। अब ये जो कीट इस पर लगता है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी को क्या कहा गया बाद में, तो BT कपास कह दिया गया। जो उन्नत किस्म के होते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं और कम जल की भी आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसे होता है कि जल की अधिक भी आवश्यकता पड़ सकती है जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड क्रॉप्स में, GM क्रॉप्स जिनको कहा जाता है। बालगार्ड 1 एकल जीन प्रौद्योगिकी, तो वहीं बालगार्ड 2 डबल जीन प्रौद्योगिकी है। अतः विकल्प B सही है। यहाँ पर आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनको GM फसल कहा जाता है, उसी के संदर्भ में बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 का उपयोग किया जाता है। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? चर्चा में रहता है, तो विषाणु जनित रोगों का प्रसार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एजियोनटेसिन परिवर्तित एंजाइम, इसी को क्या कहा जाता है? ACE2 कहा जाता है। वह प्रमुख कारक है जो कोविड-19 को मानव कोशिकाओं में संक्रमित करने में सक्षम बनाता है। इसी कारण से सवाल पूछा गया था। दरअसल मानव कोशिका की सतह पर ACE2 नामक एक एंजाइम होता है जो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। SARS-CoV-2 को अपना हमला शुरू करने के लिए सक्षम करता है। ये कौन सा? तो हमारे शरीर पर जो एंजाइम होता है वही सक्षम करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ जाता है, फिर कोशिका की सतह के साथ फ्यूज हो जाता है। अपनी आनुवांशिक सामग्री SARS-CoV-2 के मामले में RNA को कोशिका पर छोड़ देता है और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में विषाणुओं का प्रसार होने लग जाता है और हम कोविड संक्रमित हो जाते हैं। 2021 ईस्वी का सवाल है। ये सवाल अभी तक BPSC में नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है बंधुओं, याद कर लीजिएगा इसको। हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भी चलेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई किया जा सकता है क्या? व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। व्यक्ति का जो जीन होता है उसमें मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? प्यूरिपोटेंट स्टेम इनको कहा जाता है। कोशिकाओं के एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। सूकर यानी कि सुअर हो गया। क्या किया जा सकता है? ये 3 है, ये तीनों के तीनों आपसे पूछे गए हैं और ये करंट अफेयर का सवाल है, आपको विश्वास होना चाहिए। जर्म लाइन जीन थेरेपी के माध्यम से अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना शामिल है। तीनों सही होगा इसका, जिससे भविष्य में किसी भी अनुवांशिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सके। जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड चिल्ड्रन भी पैदा किए जा सकते हैं। जैसे चाइना में कुछ दिन पहले एक बड़ी तकनीक विवाद में रही थी,
वहाँ पर माँ बाप डिसाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चे गोरे होंगे, काले होंगे, टॉम क्रूज के जैसे दिखेंगे या फिर सलमान खान के जैसे दिखेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इनको कहा जाता है जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड चिल्ड्रेन का मार्केट ओपन हो जाएगा। हालांकि इसके नैतिकता पर कई बार विवाद हुआ है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें संभव है कि जन्म से पहले आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बच्चा कैसा दिखेगा, है ना। किसी व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। जब वो भ्रूण है ना, तभी हम उसके जीन को क्या कर सकते हैं, तो एडिट कर सकते हैं। एडिट शब्द सही है इसके लिए। मानव स्टेम कोशिकाओं को शुक्र के भ्रूण में डालकर मानव अंग बनाए जा सकते हैं। ऐसे भ्रूण को काइमेरा, चिमेरा या एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। मानव का सेल लिया हमने, भ्रूण लिया, और उसको हमने शुक्र के भ्रूण में डाल दिया, और उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम उस अंग को डेवलप कर लेंगे और उसके बाद फिर मानव में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। इसको क्या नाम दिया जाता है, काइमेरा। अगली बार हो सकता है यही पूछा जाए आपसे, काइमेरा या फिर चिमेरा या एम्ब्रियो। चिमेरा एम्ब्रियो, चिमेरा एम्ब्रियो इसको नाम दिया जाता है, जिसे मानव के अंगों को शुक्र के शरीर में उत्पादित किया जाता है, फिर उसको मानव में रिप्लेस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसे भ्रूणों को उत्पन्न किया जिनका उद्देश्य प्रत्यारोपण योग्य ऊतकों और अथवा अंगों का उत्पन्न करना है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हो। अगला सवाल है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। आपने शब्द सुना होगा, मतलब नहीं पता होगा। देखिए क्या होता है ये, इसको हम लोग जरा डिटेल में समझेंगे। ये वैक्सीन न्यूमोनिया के साथ साथ तनिका शोध व सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी होता है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, जो ड्रग रेसिस्टेंट जीवाणु के प्रति प्रभावी नहीं है, उन पर भी ये काम कर सकता है। क्या इन वैक्सीन को कोई गौण प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ही वैक्सीन में कोई प्रत्युजरता संबंधी अभिक्रियाएं यानी कि एलर्जेटिक रिएक्शन, इसीलिए इंग्लिश में पढ़ना चाहिए आपको। एलर्जेटिक रिएक्शन को इन्होंने कौन सा शब्द लिखा है, मैंने तो कम से कम जीवन में पहली बार ही पढ़ा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है यहाँ पर, तीसरा गलत है। साइड इफ़ेक्ट्स कई बार पैदा होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कई बार इसके होते हैं। ओके, ये वैक्सीन ही है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका में शामिल एस निमोनिया के सेरोटाइप व्यक्ति में तेजी से फैलने वाले गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण जो होता है, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियम, निमोनिया, सिप्टेसीमिया से बचाव कर सकता है। और इससे कई बार साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। 10 से 20% बच्चों में एलर्जी इसका देखने को मिलता है, इसीलिए तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगला सवाल है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में पूछा गया है। प्रोकेंद्रीय स्थानांतरण, ये बायो से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी के सवाल हैं, इसीलिए शब्दावली कठिन है, इसका कर लीजिए, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का उपयोग किसके लिए होता है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं, उसका उपयोग किसके लिए होता है, तो संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध, यानी कि जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आने वाला था, उसको रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का उपयोग करते हैं। एक ही तकनीक से 2 बार सवाल दिखा आपको। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट्स ऊपर भी सवाल किया हमने, और यहाँ भी हम सवाल कर रहे हैं। एक ही तकनीक से 2 बार सवाल पूछा गया है। प्रोकेंद्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत प्रोकेंद्र का एक युग्मज जायगोट से दूसरे युग्मज में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया संतानों में सूत्रकणिका रोग, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है, उनके रोकथाम के लिए विकसित किया गया है, जिसको कहा जाता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इसको कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेस, आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों, तो आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी है ये, आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी है ये। इंटरफेस किसको कहा जाता है, जैसे मोबाइल का आपका स्क्रीन है ना, तो इंटरफेस के रूप में काम करता है आपके लिए, है ना। यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस करके भी होता है, यूपीआई जिसको कहा। इंटरफेस क्या हो गया, जो आपको दिख रहा अपने स्क्रीन पर अभी, वो आपके लिए इंटरफेस हो गया। ओके, यह जीन अनिव्यक्तीकरण यानी कि जीन साइलेसिंग कहा जाता है इसको, रोग उपचार को विकास से प्रयुक्त होता है। उसके अलावा इसे कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
इसे ऐसी फसल पादप को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनक के लिए प्रतिरोधी हो। इसका उत्तर 1, 2, 4 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत है, हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेस एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो कि डबल आरएनए के माध्यम से लक्षित कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कर सकती है। टारगेटेड जो सेल होते हैं उन्हीं के लिए केवल क्या कर सकता है, तो प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का तात्पर्य तो प्रोटीन बनाना है ना, और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए ये एक मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन उत्पादन से रोक सकते हैं। कोशिकाओं को जेनेटिक पैरासाइट्स, वायरस और ट्रांसपोजोन से बचाने में आरएनए अंतक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये क्या कर सकते हैं, तो सेल में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है, तो जीन अभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचार के विकास में इसका उपयोग किया जा सकता है। कैंसर की चिकित्सा में इसका उपयोग किया जा सकता है। और फसल पादपों को उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे फसल पादप जो विषाणु और जीवाणु प्रतिरोधी क्षमता रखते हों उनके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। 1, 2, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4 हो जाएगा इसका उत्तर। प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? CRISPR-Cas9 आपने पढ़ा होगा। CRISPR-Cas9 आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? तो जीन एडिटिंग के लिए कैंची के तौर पर काम करता है। एक बायोलॉजिकल कैंची है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। इसको बस इतना ध्यान में रखिएगा, जीन एडिटिंग के लिए क्या करता है, तो कैंची के तौर पर काम करता है कि कहाँ से कहाँ तक के जीन को हमें अलग करना है। तो वो हाथ से तो नहीं हो सकता है, तो आणविक कैंची है इसको कहा जाता है। शब्द है, सच में कैंची नहीं होता है ये, कैंची ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बायोलॉजिकल टूल है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो जीन को एडिट करने के लिए करते हैं। जीन में किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए CRISPR-Cas9 प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। Cas9 प्रोटीन इसको कहा जाता है। Cas9 प्रोटीन इसको कहा जाता है। Cas9 प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य डीएनए को काटना है। CRISPR-Cas9 एक अनोखी तकनीक है जो आनुवांशिकविदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के कुछ भागों को डीएनए क्रम से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। डीएनए एक बड़ा सा, मान लीजिए क्या है, तो एक फिल्म है। क्या है? एक बड़ा सा फिल्म है, ऐसे है ना। हमें इस भाग को निकालना है और यहाँ पर किसी और भाग को लगाना है, तो वहाँ पर CRISPR नामक कैंची का उपयोग किया जाएगा। जो एक प्रोटीन है CRISPR-Cas9 प्रोटीन है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत पेटेंट कराया जा सकता है। किसी बीज को आपने बनाया है तो उसको भारत में क्या पेटेंट करवा सकते हैं? भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं होते हैं। केवल 3 यहाँ पर सही होगा, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं करवाया जा सकता है, अतः कथन 1 गलत है। क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्योंकि भारत सरकार ने सोचा था कि हमारे जो किसान होंगे उनको कभी भी पेटेंट के कारण से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए भारत में कृषि संबंधी जो रिसर्च होते उसको आसानी से पेटेंट करवाना संभव नहीं हो पाता है। भारत 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अतः कथन 2 भी गलत है। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने का पात्र नहीं है, अतः कथन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसी बीज को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भारत विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जिसको जीएम सरसों कहा जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कुछ देर पहले, जीएम कपास के बारे में बताया था, तो जीएम सरसों के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। जीएम सरसों मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधी का गुण देते हैं, यानी कि उनको अलग अलग कीटों से, अलग अलग चीज़ों से बचाने का गुण दे देते हैं। क्या उनको? पहला स्टेटमेंट यही है। अगला है कि जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागन और संकरण को सुकर बनाते हैं। अगला है कि जीएम फसलों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको ट्रांसजेनिक सरसों भी कहा जाता है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट द्वारा विकसित किया गया है, अतः कथन 3 तो पहले ही गलत हो गया। अगला देखिए क्या है कि इसे जीन रूपांतरण के लिए मृदा जीवाणु जो सरसों के पौधे में स्वपरागन करने में सक्षम होते हैं से लेकर जीन लेकर विकसित किया गया है। इस प्रकार कथन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ था। इसमें 3 जीन सम्मिलित होते हैं, यानी कि बार जीन, बारनेस और ब्रास्टरा। ये अलग अलग जो हैं इनको ध्यान में रखना है आपको। बार स्टार,
बारनेस और बारजीन, इन तीनों का अनुक्रम तैयार करके जीएम सरसों को बनाया गया है। जीएम सरसों सरसों के उत्पादन में मदद करेगा और कई सारे जीवाणुओं से भी उसकी मदद कर सकता है रोकने के लिए। जो मृदा जीवाणु से प्राप्त होते हैं, इनमें बारजीन पौधों में तृणनाशी के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, न कि कीटनाशी के प्रति। और कीटक जो होते हैं उनसे प्रतिरक्षा इनको नहीं मिल पाता है, इसीलिए पहला कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। दूसरा तीसरा यहाँ पर तीसरा भी गलत था, क्योंकि किसने विकसित किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट ने, और दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ था। अगला सवाल 2017 ईस्वी का है। कौन सा है? भारत में कृषि के संदर्भ प्राय समाचार में आने वाले जीनोम अनुक्रम, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसान भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? आने वाले भविष्य में जीनोम अनुक्रम, जीनोम सीक्वेंसिंग का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, यही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञात, मतलब कि ये कहा जा रहा है, भाषा बहुत ख़राब है इसकी, पढ़ने में भी नहीं बन रहा है, एग्जाम में आप कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि ये पेड़ पौधों क्या कर सकता है? सूखा सहिष्णु, यानी कम पानी में भी उत्पादन करने में सक्षम बना सकता है। तो बिल्कुल सही है ये तो। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद कर सकता है। आपने सुना होगा कि इस प्रकार के चावल की बीज तैयार की गई है जो एक साल में 3 बार या 4 बार लगाया जा सकता है। वो हर 2.5 महीने 3 महीने में एक फसल तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणुओं संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो इसका उत्तर तीनों हो जाएगा। जीनोम अनुक्रम से तात्पर्य क्या होता है? किसी प्रजाति के जीन पूल में उपस्थित समस्त क्षारों का विश्लेषण करना और उसके आधार पर उनमें परिवर्तन भी करना। कृषि के क्षेत्र में जीनोम अनुक्रम तकनीक की मदद से उन जीनों का पता लगाया जा सकता है जो पौधों को रोग प्रतिरोधी, सूखा सहन करने आदि में सक्षम बनाते हैं। इस तकनीक की मदद से फसलों की नई किस्म का विकास काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है और किया भी गया है। ओके, अगला सवाल है, आज का अंतिम सवाल, इसी को रखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। सामान्य प्रयुक्त उपभोक्त पदार्थ जिनका आप उपभोग करते हैं या यूज करते हैं, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन, उनमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जा सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और डे बाय डे के लाइफ में आप उसको उपयोग भी कर रहे हैं। लिपस्टिक, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाइनीज फास्ट फूड। लिपस्टिक के सामने सीसा लिखा हुआ है, शीतल पेय के सामने बोमनित वनस्पति तेल लिखा हुआ है, चाइनीज फास्ट फूड के सामने मोनोसोडियम ग्लूटामेट लिखा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है। लिपस्टिक में सीसा पाया जा सकता है, कोल्ड ड्रिंक में भी पाया जा सकता है केमिकल। लिपस्टिक में सीसा, शीतल पेय में ब्रोमिनित वनस्पति तेल यानी कि ब्रोमीन युक्त वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। तीनों युग्म सही हैं, तीनों का बच्चे लोग भर भर के उपयोग करते हैं। अगला देखिए सवाल क्या है, इसी को अंतिम करते हैं और 2016 से अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका अनुप्रयोग है जंतुओं को जननीय क्लोनिंग करना, यही इसका उपयोग है। क्लोनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्लोनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब सवाल बहुत कठिन लग रहे होंगे आपको, मुझे पता है। एग्ज़ाम में 69 के पेपर में पेपर उठाकर देखिए, वहाँ पर 4 सवाल करीब में मिनिमम 4 सवाल हैं जो इसी स्तर के हैं, इसी स्तर के कठिन सवाल हैं। ओके, तो भागिए मत चीज़ों से, एक बार में हो सकता है कठिन लगे। मुझे पढ़ाने में कठिन लग रहा है, आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा, लेकिन अगली बार में आप इसके लिए कंफर्ट हो जाएंगे। पढ़िए इसको बार बार, नहीं समझ में आएगा, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पहली बार सुनेंगे, लेकिन उसको याद कर लीजिए, सही रहेगा आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं। मोटिवेटेड रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच आप सभी का।